नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, मैं सभी प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वर्षों के कड़े संघर्ष और अनेकों बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। भाइयों और बहनों, इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण निछावर किए। हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों ने अमर शौर्य गाथाएं लिखी है। प्रिय प्रदेशवासियों, यह गर्व की बात है कि हमारे वीर सपूतों ने 4 परमवीर चक्र, 2 अशोका चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र जीते हैं। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके बाद कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा तथा सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज भी हिमाचल प्रदेश के नौजवान देश की सेनाओं का हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोगों के बुलंद हौसलों और मेहनत के कारण हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे हैं। हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपके भरपूर सहयोग और आशीर्वाद से 11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस सरकार ने राज्य में जन सेवा का दायित्व संभाला। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे सरकार का नेतृत्व संभालने का अवसर प्राप्त हुआ। 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में हमने राजनीतिक, आर्थिक और आपदा के मोर्चों पर तीन चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना किया। भाइयों और बहनों, मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने हमारी सरकार पर अपना भरोसा बनाए रखा और भरपूर सहयोग दिया है। आप जानते हैं कि आपके द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए कई साजिशें रची गई। चुनी हुई प्रदेश की सरकार को धनबल और बेईमानी के सहारे गिराने के प्रयास भी बहुत किए गए। कई षड्यंत्र किए गए, लेकिन प्रदेश के लोगों ने उन्हें नाकाम कर दिया। प्रदेश पर उपचुनावों का आर्थिक बोझ पड़ा और 4 महीने तक विकास परियोजनाओं की गति रुकी रही। लेकिन आपने इन साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया और लोकतंत्र को मजबूत करते हुए धनबल को हराकर जनबल की विजय का परचम लहराया। आपने कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में भरोसा जताकर उपचुनावों में कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने नीतिगत बदलाव लाकर केवल 1 वर्ष में 2200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश के लिए अर्जित किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आबकारी और कराधान से जुड़े पेंडिंग टैक्स केसेस का निपटारा करने के लिए राज्य सरकार एक योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत GST लागू होने से पहले 10 से 15 हज़ार
लेगेसी केसेस समाप्त होंगे, अदालती झंझट से निजात मिलेगी और लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही 15 अगस्त से प्रदेश के करदाताओं को जागरूक करने के लिए 1 सप्ताह तक अभियान चलाया जाएगा। भाइयों और बहनों, हिमाचल की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारी सरकार ने विकास और जन कल्याण के कार्यों की गति रुकने नहीं दी है। हम अपने संसाधन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की आर्थिकी स्थिति को पटरी पर लाने में समय लगेगा, जिसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। मैं सरकारी कर्मचारियों से भी पूरे सहयोग का अनुरोध करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हितों की अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की है। इन प्रयासों के कारण अदानी पावर्स, वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल जैसे केसों का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है। हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान पर भी राज्य के लोगों के हितों को मजबूती के साथ अदालत में रखा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,35,000 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि देश की प्रति व्यक्ति औसत आय से अधिक है। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जहां लोग अमीर है पर सरकार गरीब है। इसका कारण पिछली सरकार ने अमीर गरीब दोनों को एक बराबर सब्सिडी देने की प्रथा शुरू कर दी। साथ ही कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ गया। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी दोनों के बिल राजनीतिक लाभ के लिए माफ़ कर दिए। जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है उसे यह सुविधा मिले, इसका हमारी सरकार विरोध नहीं करती, लेकिन संपन्न परिवारों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिजली का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर इस साल 780 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पानी का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर इस साल 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के नागरिक जो भी टैक्स देते हैं उसका एक एक पैसा सरकार जनहित के कार्यक्रमों में खर्च करेगी। मैं प्रदेश की मेहनतकश जनता से अपील करता हूं कि आप सभी हमें इस बदलाव में सहयोग दें। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत का वित्त आयोग हर 5 साल के लिए ऐसे प्रदेशों को विशेष सहायता देता है जो रेवेन्यू सरप्लस नहीं होते, यानी उनमें राजस्व पैदा करने के लिए साधन कम होते हैं। देश में राज्यों का गठन कंप्लीट इकोनॉमिक यूनिट्स के तौर पर नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें रेवेन्यू सरप्लस एरिया की तरह देखना ठीक नहीं है। 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश के साथ अन्याय करते हुए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को कम कर दिया है। वर्ष 2021-22 में यह ग्रांट 10,249 करोड़ थी, जो वर्ष 2025-26 में घटकर 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में प्रदेश को विकास के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। पिछली सरकार ने भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाया। हमने इस मामले को 16वें वित्त आयोग के सामने प्रमुखता से रखा है। यह जरूरी हो गया है कि हम आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अपने